आज हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में टी टेस्ट शुरू करेंगे। आपके सिलेबस में टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट दो टेस्ट दिए हुए हैं, तो आज हम लोग टी टेस्ट के बारे में जानेंगे। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है। आपको पहले बताया जा चुका है कि दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसके अंतर्गत आता है टी टेस्ट। इसका काम क्या है? ये जानना कि दो ग्रुप्स के जो मीन है, जो उनका माध्य है, किसी भी चीज का स्कोर होगा उनका, उस पे उनका जो मीन स्कोर है उसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो डिफरेंस उनके मीन्स के बीच में है वो कहीं बाई चांस तो नहीं आया है, क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं वो दोनों ग्रुप रियल में, ये जानने के लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो टी टेस्ट जो है वो टी स्टैटिस्टिक, टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट करता है। और ये दो ग्रुप्स के बीच में लगाना चाहिए। दो से अधिक ग्रुप्स है अगर आपके पास, मान लीजिए 3 ग्रुप हैं, तो वैसे तो टी टेस्ट लग सकता है, एक बार में दो ग्रुप्स पर लगेगा, तो ग्रुप 1 का 2 से लगाइए एक बार, फिर 2 का 3 से लगाइए, फिर 1 का 3 से लगाइए, लेकिन इससे एरर के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस वजह से उस केस में हम अनोवा लगाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। टी टेस्ट का नाम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी है। तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो है वो एवरेजेस कंपेयर करने के लिए या मीन्स कंपेयर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग कंपनी है जिसने कैंसर के लिए एक नया ड्रग बनाया, एक नई दवा बनाई, और वो देखना चाहती है कि इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है कि नहीं, मतलब व्यक्ति का जीवन काल बढ़ पा रहा है इससे या नहीं। तो उसके लिए वो दो ग्रुप लेगी। एक तो उसने लिया जो कैंसर पेशेंट्स हैं, दूसरा एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया जिसको हम प्लेसिबो देंगे या कोई शुगर पिल टाइप की चीज देंगे। ये इसलिए हम करते हैं ताकि कंट्रोल ग्रुप को ये ना लगे कि उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है या उसको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है किसी आधार पे, तो उनको भी हम दे देते हैं, लेकिन वो इनर्ट सब्सटेंस रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हार्मलेस चीज कोई भी ऐसे पिल टाइप का दे देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्लेसिबो ग्रुप जो था या कंट्रोल ग्रुप, उसको हमने कुछ ऐसी दवा दे दी जिसका कोई इफेक्ट नहीं था, कि न्यूट्रल चीज कुछ दे दी। और जो कैंसर पेशेंट्स थे उनको हमने दवा दे दी जो नई दवा बनी है कैंसर की। अब पाया गया कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 5 साल बढ़ी, और जिस ग्रुप ने वो नई दवा ली थी उसकी 6 साल बढ़ गई। तो अब ये जो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है दवा लेने से, जो 1 साल का इंप्रूवमेंट दिख रहा है, क्या ये इंप्रूवमेंट रियल में इंप्रूवमेंट है या ये बाई चांस आया है, ये टेस्ट करने के लिए हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट लगाएंगे। अब टी स्कोर की बात कर लेते हैं कि टी स्कोर किसे कहते हैं। तो टी स्कोर जो है वो एक रेशियो होता है, अनुपात होता है किन दो चीजों का? डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के मीन्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसका, बाई डिवाइडेड बाई डिफरेंस विद इन द ग्रुप। क्योंकि आप जानते हैं दोनों ग्रुप में भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे, अलग अलग स्कोर्स उनके होंगे। तो कितना वेरिएशन विद इन अ ग्रुप है वो हो जाएगा डिफरेंस विद इन द ग्रुप, और कितना वेरिएशन दो ग्रुप्स के बीच में है उसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। तो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस विद इन द ग्रुप, यही होता है टी स्कोर। जितना बड़ा टी स्कोर उतना ही ज्यादा डिफरेंस है ग्रुप्स के बीच में, जितना छोटा इसका मतलब दो ग्रुप्स उतने ही ज्यादा समान है। उदाहरण के लिए, अगर आपका टी स्कोर आया 3, इसका मतलब कि विद इन अ ग्रुप जितना डिफरेंस है लोगों के बीच में, उसका 3 गुना डिफरेंस है दो समूहों के बीच में जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो जितना बड़ा टी स्कोर है उतना ज्यादा ग्रुप्स डिफरेंट हैं, जितना छोटा टी स्कोर है उतनी संभावना है कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर रहेंगे। हालांकि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये आप जब टेस्ट करेंगे, सिग्निफिकेंस टेस्ट, तभी बता सकते हैं। अब टी टेस्ट लगाने के लिए आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। पहला, मीन वैल्यू दोनों ग्रुप का। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप का। और तीसरी चीज, कितना टोटल आपके पास डाटा है, कितने स्कोर है, यानी n नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज हर ग्रुप का, ये आपको पता होना चाहिए। टी टेस्ट 3 टाइप के होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में लगाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका डेटा प्लान क्या है, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, उस पर निर्भर करता है। एक टाइप है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट।
इसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर किया जाता है। दूसरा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जो कि ऐसे दो ग्रुप को कंपेयर करता है जो किसी तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है इन सम वे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ग्रुप का आज कोई टेस्ट लिया और स्कोर्स दिए, फिर हमने उनको ट्यूशन दी 2 महीने में भी, और उसके बाद फिर हमने उनको टेस्ट दिया और स्कोर्स निकाले, और इन दो स्कोर्स को कंपेयर करेंगे जो एक ही ग्रुप के लिए हुए दो स्कोर हैं, तो ये दो स्कोर आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। दीज आर डिपेंडेंट डेटा, नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ही व्यक्ति का है। तो उस केस में हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। फिर तीसरा होता है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि एक सिंगल ग्रुप है जिसका आपके पास स्कोर्स अवेलेबल है, और आप उसको किसी और नोन वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं कि उसकी तुलना में ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ रहा है आपके ग्रुप का मीन या नहीं। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं टी टेस्ट के अजम्पशंस। तो अजम्पशन में पहला ये है कि जो डेटा है वो आपका इंटरवल या रेशियो स्कोर का होना चाहिए, कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो डेटा लिया हुआ है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड से लिया हो, कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। तीसरी चीज कि जो डेटा है आपका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता हो, नियरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये जो शर्त है ये और भी आपने स्टैटिस्टिक्स में देखी है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ये शर्त रहती है। और फोर्थ कंडीशन जो है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए, जो आपको पिछले स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस में भी समझाया जा चुका है क्या होता है। तो वेरिएंस जो है वो होमोजेनस होना चाहिए, दोनों ग्रुप का कंपेरेबल होना चाहिए। अब आते हैं क्या होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट जो है इसका एक और नाम है अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। दूसरा जो है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट नाम है। तो वो पेयर्ड है क्योंकि एक ही पर्सन का दो टाइम पॉइंट्स पे डाटा ले रहे हैं सपोज, तो वो लिंक्ड है समहाउ। लेकिन यहाँ पर इसको अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि पेयरिंग नहीं है कोई डेटा के बीच में, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं दोनों, इसलिए इसका एक नाम अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट भी है। ये सबसे कॉमन टाइप का टी टेस्ट है। इसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के डेटा का मीन हम कंपेयर करते हैं देखने के लिए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या बाई चांस ये डिफरेंस आ रहा है इनके मीन में। और जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं तो आप ये तभी लगा सकते हैं जब आपको पॉपुलेशन का मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है और दो इंडिपेंडेंट सेपरेट सैंपल आपके पास उपलब्ध हो। अब बाय हैंड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम उसका प्रोसेस देखेंगे, फिर आगे एसपीएसएस में हम कैसे ये कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। तो सैंपल क्वेश्चन एक मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट आपको लगाना है, दो डेटा सेट आपको देके रखा हुआ है, वैल्यूज यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको दोनों ग्रुप्स के स्कोर का सम निकाल लेना है, टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ए और बी दोनों ग्रुप का हमने ऐड कर लिया, 35 और 50 हमारा आ गया। स्टेप 2 में हम स्टेप 1 में जो टोटल हमारा आया, सम आया डेटा सेट ए और बी का, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स का मीन निकालेंगे। तो टोटल हमने निकाला हुआ है, जितना n है मतलब जितने डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन स्कोर आ जाता है। फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक संख्या का, हर एक स्कोर का हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो दोनों ग्रुप का अलग अलग हमने हर संख्या का स्क्वायर किया, उसको ऐड कर लिया, इतना कर लिया। अब स्टेप 5 में हम इस फॉर्मूले पे बस वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्मूले में न्यूमरेटर में जो म्यू ए माइनस म्यू बी है, म्यू मीन का सिंबल है, अगर आपको डिफिकल्टी लगे तो आप एम भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मीन के लिए ये है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जो आपने वैल्यूज निकाली है बस उसको यहाँ पर रख देना है। तो पहला देखिए ब्रैकेट में जो है समेशन ए का होल स्क्वायर, ये स्टेप 2 में जो आपने निकाला था सेट ए का सम निकाल लिया था स्कोर्स का, फिर स्क्वायर किया था, वो वैल्यू ये है ब्रैकेट में समेशन ए होल स्क्वायर। इसी तरह समेशन बी का होल स्क्वायर, डेटा सेट बी का जो आपने टोटल स्कोर निकाल के उस टोटल का स्क्वायर किया था वो चीज हो जाएगी समेशन बी का होल स्क्वायर। इसी तरह जो म्यू ए है वो मीन है डेटा सेट ए का जो आपने स्टेप 3 में निकाला, और म्यू बी है मीन डेटा सेट बी का। इसी तरह समेशन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का समेशन, ये जो चीज है ये क्या है, जो आपने हर इंडिविजुअल स्कोर जो है डेटा सेट ए में उसका स्क्वायर करके फिर एड अप किया था,
वो चीज हो जाएगी समेशन ए स्क्वायर। इसी तरह समेशन बी स्क्वायर, डेटा सेट बी के हर स्कोर का स्क्वायर करके आपने जब एडअप किया था वो चीज हो जाएगी समेशन बी स्क्वायर। फिर एन ए, ये क्या है, एन ऑफ ग्रुप ए, जो डेटा सेट ए है उसका एन, मतलब उसमें कितने डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपका एन ए हो गया, और उसी तरह डेटा सेट बी का टोटल कितने डाटा पॉइंट्स दिए हैं वो एन बी हो गया। अब यही वैल्यूज आपको फॉर्मूले में बस पुट कर देनी है इस तरह से, और आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर आएगा -1.69। अब हमारा स्कोर आ गया, ये टी टेस्ट की हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो इसके लिए हम टी टेबल का यूज करेंगे। स्टेप 6 है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टी टेस्ट में और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है NA-1 प्लस NB -1। तो आपके जो दोनों ग्रुप हैं दोनों में से हम एक एक n में से माइनस कर देते हैं। तो ग्रुप ए में हमारे पास 10 डेटा थे, ग्रुप बी में भी 10 थे, दोनों में से हमने एक एक माइनस किया तो 9 रह गया, दोनों में एडअप कर दिया 18 हो गया। तो 18 हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। अब हमें 0.05 लेवल पे, अल्फा लेवल पे देखना है कि सिग्निफिकेंट है हमारा रिजल्ट की नहीं, और DF 18 के सामने देखेंगे। तो अगर आप टेबल देखिए तो वहां मैंने रेड सर्कल में मार्क करके रखा हुआ है 18 DF के सामने, और 0.05 जो है अल्फा लेवल उस पर अगर आप देखिए तो वैल्यू आ रही है 2.101। अब अगला स्टेप क्या है कि आप कंपेयर करें इस वैल्यू को आपकी टी वैल्यू से। तो आपने जो वैल्यू निकाली थी वो थी -1.69 और यहाँ पे है 2.10। ध्यान रखेंगे कि हम माइनस प्लस को नहीं कंसिडर करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि अगर आप देखें टी टेस्ट का जो हमने फॉर्मूला लगाया है तो ऊपर मीन ए माइनस मीन बी किया था। अगर एक ग्रुप का मीन छोटा है उसमें से आप बड़ा माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें से हम क्या माइनस करें। तो नेगेटिव जो है या प्लस माइनस जो भी आता है रिजल्ट में वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो हमारी वैल्यू आई थी 1.69, टेबल की वैल्यू है 2.10, उससे हमारी वैल्यू छोटी आई है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आया है। इन दो ग्रुप्स के मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं पेयर्ड टी टेस्ट पर या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इसके और भी नाम है कोरिलेटेड पेयर्स टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट तो है। तो ये जो है ये डिपेंडेंट सैंपल्स पर लगाया जाता है। अब डिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब कि वो सैंपल जो दो डेटा आपके पास है, दो सैंपल का, वो समहाउ कनेक्टेड है किसी तरह से, या तो सेम पर्सन पर किया गया हो, सेम चीज का डेटा हो। उदाहरण के लिए अगर आप दो डिफरेंट हॉस्पिटल में घुटने की MRI कराने का क्या कॉस्ट पड़ रहा है ये कंपेयर आप कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यहाँ पर अगर मीन्स कंपेयर करना है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं ये अगर देखना है तो हम डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हम सेम चीज का दाम दो अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं तो स्कोर लिंक्ड है क्योंकि एक ही चीज के बारे में है। इसी तरह अगर आप सेम लोगों पर एक बार टेस्ट करें और कुछ ट्रेनिंग उन्हें दे, फिर दोबारा टेस्ट करें, तो बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन में आपने लिया, सेम सैंपल का डाटा लिया, तो वो डाटा भी लिंक्ड है एक दूसरे से, उस केस में भी हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। इसी तरह मान लीजिए आपने एक ही पर्सन का ब्लड प्रेशर मेजर किया दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, एक बार ऑटोमेटेड बीपी मॉनिटर जो होता है उससे कर लिया, एक बार जो पारा वाला आपकी मशीन होती है मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर उससे आपने मेजरमेंट कर लिया। तो एक ही पर्सन का हमने दो अलग इंस्ट्रूमेंट से किया, पर वो जो दोनों बीपी वैल्यूज आएंगी वो लिंक्ड होंगी क्योंकि एक ही पर्सन की है, भले वो डिफरेंस आएगा, दोनों मेजरमेंट अलग अलग मशीनों से हो रहा है, बट वो एक ही पर्सन की है तो वो लिंक्ड है स्कोर्स। तो जब भी दो सैंपल्स के स्कोर्स लिंक्ड हैं आपस में, तो उस केस में हम अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना चाहते हैं मीन्स के बीच में, तो हमें पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट लगाना होगा। अब कब हम चुनेंगे कि हमें पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट लगाना है, तो जब सेम आइटम, पर्सन या थिंग के दो अलग मेजरमेंट्स हो और उसके बीच में हमें डिफरेंस देखना है, तो ये हम तब भी लगाएंगे जब दो आइटम है जो हम मेजर कर रहे हैं लेकिन एक कुछ यूनिक कंडीशन में हम उन्हें मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, रिसर्चर है, जो देखना चाहता है कार की सेफ्टी परफॉर्मेंस, इस पर वो रिसर्च कर रहा है और वो डिफरेंट कार्स का क्रैश टेस्ट करा के देखना चाहता है कि कौन सी कार की सेफ्टी ज्यादा बेहतर है।
तो इस केस में वो अलग अलग कंपनी की कार्स ले रहा है, लेकिन सबको सेम क्रैश टेस्ट करा रहा है, तो एक यूनिक कंडीशन में सबकी सब टेस्ट हो रही हैं, तो उस केस में भी हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। तो जो रेगुलर टी टेस्ट आपका है या इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट है, वो हम टोटली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जिनमें कोई लिंक नहीं है आपस में, जो रैंडमली सिलेक्ट किए हुए हैं दो अलग पॉपुलेशन से, उसमें हम लगाते हैं। लेकिन जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है उसमें वो जो दो सैंपल्स हैं हमारे पास, जो स्कोर्स हैं, वो समहाउ लिंक्ड होने चाहिए। एक और डिफरेंस करने का तरीका ये है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस क्या होती है, μ1 इक्वल टू μ2। मतलब जो नल हाइपोथेसिस है कि आप मान के चलते हैं कि जो दो ग्रुप्स के मीन हैं दे विल बी इक्वल, और फिर आप अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और अगर सिग्निफिकेंट आता है आपका रिजल्ट तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं नहीं, मीन इक्वल नहीं है, इस ग्रुप का सिग्निफिकेंटली हायर या लोअर है। लेकिन जब हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मीन्स का इक्वेशन नहीं देखते हैं, मीन के डिफरेंस का इक्वेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोगों का आपके पास डेटा है बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, कुछ टेस्ट के स्कोर्स हैं, तो ये जो पेयर बना उनके स्कोर में, बिफोर वाला स्कोर और आफ्टर वाला स्कोर, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये डिफरेंस कंसिस्टेंट रह रहा है कि नहीं, ये चीज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। डिफरेंस जो आ रहा है अलग अलग पेयर्स के बीच में, ये 0 होगा। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हैंड से कैलकुलेट करें तो कैसे करना है। मान लीजिए आपको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट निकालना है, 11 लोगों का डेटा आपको दिया हुआ है और एक बार उनका टेस्ट लिया गया किसी चीज पर, वो स्कोर्स हैं स्कोर 1, फिर उन्हें कुछ ट्यूशन या ट्रेनिंग दी गई, कुछ पढ़ाया गया, फिर एग्जाम उनका कराया गया, फिर टेस्ट दिया गया और स्कोर्स 2 उनके आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही पर्सन के डेटा है दोनों, तो दोनों लिंक्ड हैं, इसलिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हम लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप कि हम दोनों ग्रुप्स के स्कोर का डिफरेंस निकाल लेते हैं, x माइनस वाई। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं, पहले ग्रुप में से दूसरे का हम माइनस कर देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस ग्रुप में से आप कौन सा हटा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए सारे स्कोर्स, एक में से दूसरा, और स्कोर सारे हमने लिख लिए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो सारे स्कोर्स आए हमारे, डिफरेंट स्कोर्स जो आए, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड हमने किया तो यहाँ पे इस केस में हमारा आ रहा है -73। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो स्कोर्स हमारे आए थे सारे डिफरेंस वाले स्कोर्स, इन सब का हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमने सबका स्क्वायर कर दिया है। अगले स्टेप में इन स्क्वायर्स का भी हम एडिशन कर देंगे, उसका सम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल भी कर दिया। अब फाइनल स्टेप है कि हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में n और d दो ही नई चीजें आपको दिख रही हैं। n आपको पता है पहले से कि सैंपल की जो साइज है हमारी वो होगी, और d हमारा जो है वो डिफरेंस के लिए है। तो जहां समेशन d आपको दिख रहा है वो है सम ऑफ डिफरेंसेस, मतलब जो आपने पहले डिफरेंसेस निकाले थे एक स्कोर को दूसरे से माइनस करके और एड अप किया था, वो वाली चीज हो गई समेशन d। फिर है समेशन d स्क्वायर, तो जो आपने सारे डिफरेंसेस का स्क्वायर करके फिर ऐड किया था, वो चीज आपकी हो जाएगी समेशन डी स्क्वायर। और दूसरा है समेशन डी का होल स्क्वायर। तो पहला जो आपने अभी देखा समेशन डी, जो आपने डिफरेंसेस ऐड किए थे, उस पूरे का हमें होल स्क्वायर कर देना, उस सम का हमें स्क्वायर कर देना है। तो ये चीजें अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें और फिर सॉल्व करें इस तरह से, तो आपकी वैल्यू इसमें आ जा रही है, टी की वैल्यू -2.74। अब हमें टेस्ट करना है कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है कि नहीं। इसके लिए फिर हम टी टेबल लिखेंगे, पर पहले हमें डीएफ निकालना है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ डीएफ का फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ n-1 फॉर्मूला हो जाता है। इसलिए क्योंकि जो दो सैंपल्स हैं वो दो अलग अलग लोगों के नहीं हैं, सेम इंडिविजुअल्स के हैं। पहले हम क्या कर रहे थे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में कि हमारे पास दो अलग अलग सैंपल्स थे, मतलब मान लीजिए 10-10 लोग हैं दोनों में, तो 20 टोटल लोग हमारे पास थे। तो पहले 10 में से भी हमने -1 किया, दूसरे में से भी -1 किया और ऐड कर लिया, तो TF 18 आएगा उस केस में। यहाँ क्या है कि हमारे पास सेम ही पर्सन है, अलग अलग लोग नहीं है दोनों ग्रुप्स में, एक ही 10 लोगों का हमारे पास 2 बार स्कोर्स है। तो हम उस n में से 1 माइनस सिर्फ कर देंगे, एक बार सिर्फ इसलिए माइनस करेंगे, तो n-1 कर देंगे हमारा और DF आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 11 लोगों के डेटा थे, हमने 1 माइनस किया, DF हमारा आ जाता है 10। अब हम फिर वैसे ही अल्फा लेवल 0.05 पे चेक कर लेते हैं DF 10 के लिए, और यहाँ टेबल में आ रहा है 2.228।
आपकी वैल्यू आई है -2.74, जो कि दी हुई वैल्यू से, टेबल में दिखाई गई वैल्यू से आपका रिजल्ट बड़ा आ रहा है। इसका मतलब आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट आ रहा है आपका रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 स्कोर्स दिए गए हैं बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, मान लीजिए अगर वो स्कोर्स हैं, तो ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है, ट्रेनिंग ने फायदा पहुंचाया है, स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं, ये चीज बताता है। आगे चलेंगे वन सैंपल टी टेस्ट पे। वन सैंपल टी टेस्ट का क्या काम है? ये नाम से जैसा लग रहा है, वन सैंपल टी टेस्ट में सिर्फ एक ही सैंपल का डाटा रहता है और एक ही टाइम पे रहता है। ऐसा नहीं है पेयर टी टेस्ट की तरह कि एक ही सैंपल का 2 टाइम पॉइंट्स पे हमारे पास डेटा है, नहीं, सिर्फ एक ही टाइम पॉइंट पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है एक सैंपल का, और उसको हम किसी और नोन वैल्यू या किसी क्राइटेरियन से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन मीन दिया हो और उससे आप अपने सैंपल का मीन कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कितना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। एग्जाम्पल इसके लिए भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी कोई है, वो सेल्स का परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ कंपनी का या नहीं हुआ वो देखना चाहती है। अब पिछला सेल्स का उसके पास जो रिकॉर्ड है कि एवरेज सेल्स हमारा पर ट्रांजैक्शन $100 था सपोज। अब उसने अपनी सेल्स टीम को काफी ट्रेनिंग दी कि कैसे सेल्स को इंप्रूव करना है, और फिर ट्रेनिंग के बाद 25 सेल्समैन का उन्होंने डाटा लिया, जिससे पता चल रहा है कि एवरेज इंक्रीज हुआ है सेल्स में पर ट्रांजैक्शन कितना, $130। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है $15। तो अब उन्हें पता करना है कि क्या ट्रेनिंग का फायदा हुआ, टेस्ट करना है उनको कि क्या ट्रेनिंग देने से इंप्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सैंपल है 25 लोगों का, जिनका हमने सिर्फ एक बार मेजरमेंट लिया है, और मीन और एसडी हमने पाया है 130 मीन हो गया, एसडी 15 हो गया, और इसको हम एक क्राइटेरियन से कंपेयर करेंगे, एक मानक से, एक मापदंड से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा पहले का सेल का एवरेज हमें पता है कि $100 था पर ट्रांजैक्शन। तो अब उस क्राइटेरिया से हम कंपेयर करके देखेंगे। इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंस नहीं है सेल्स में, मतलब आपका मीन जो है वो 100 ही रहेगा। जो आपका क्राइटेरियन पहले था ट्रेनिंग के पहले वो 100 था एवरेज, तो अभी भी आपका 100 रहेगा, ये मान के हम चलेंगे। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग का इफेक्ट आया होगा, इंप्रूवमेंट हुई होगी, तो ट्रेनिंग के बाद सेल्स में इंप्रूवमेंट हुई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, इसलिए हम दिखाएंगे कि मीन इंक्रीज हो गया। ये हमारा हाइपोथेसिस रहेगा, जो ऑल्टरनेट या एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है हमारा। तो मीन इज ग्रेटर देन $100, ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया। अब मेन पार्ट पर आते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो नीचे 4 इंफॉर्मेशन दी है। पहली, आपको सैंपल का मीन पता होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन का मीन या जो भी क्राइटेरिया है जिससे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उसका मीन पता होना चाहिए। तीसरा, आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, और एन कितना है वो पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन दिया उससे आप देखें तो इसमें सारी वैल्यूज दी हुई थी। सैंपल मीन जो था हमारा $130 था। पॉपुलेशन मीन या जो क्राइटेरिया है जिससे हमें कंपेयर करना है, पहले का जो एवरेज सेल्स था वो हमारा था $100। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा था $15, और टोटल 25 लोगों से 25 सेल्समैन का हमने डाटा लिया था, तो एन हो जाता है 25। अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहां एक्स बार जो है वो मीन दिखा रहा है, म्यू जो है वो आपका क्राइटेरियन मीन जो है वो दिखा रहा है, एस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन आप जानते हैं कि सैंपल साइज क्या है वो चीज है। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में आ रही है 10। अब हम अपने टी वैल्यू की सिग्निफिकेंस चेक करेंगे टेबल में देखकर। तो अगर टेबल में आप देखिए तो पहले तो आपको डीएफ की वैल्यू निकालनी है। इस केस में भी क्योंकि एक ही सैंपल था तो n-1 करने से हमारा डीएफ आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 25 डेटा थे तो उसमें से हमने 1 माइनस किया तो 24 आ गया, 24 हमारा डीएफ हो गया। अब डीएफ से आप कंपेयर करेंगे, पर यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, जहां पे मैंने सर्कल किया हुआ है वहां आप देखिए 24 डीएफ के सामने है, लेकिन ऊपर से आप कॉलम देखिए तो जहां पर 0.05 वन टेल वैल्यू लिखी है वहां हम देख रहे हैं, ना कि उसके बगल वाले कॉलम में जो अभी तक हम देख रहे थे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हाइपोथेसिस की वजह से। इस केस में हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई थी कि ट्रेनिंग के बाद इंप्रूवमेंट होगी सेल्स में, तो हमने वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस बनाई है, इसलिए हम वन टेल्ड वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये टू टेल्ड होती कि नहीं ट्रेनिंग के बाद डिफरेंस आएगा मीन में, तो वहां पे हम कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं कि मीन कम हो जाएगा पहले से या ज्यादा हो जाएगा। उस केस में हम फिर
टू टेल्ड 0.05 वैल्यू पे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ हमने हाइपोथेसिस ही बनाई है कि नहीं इंप्रूवमेंट होगा, तो हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना दी है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस बना दी है। और वन टेल्ड और टू टेल्ड का कॉन्सेप्ट आप पुराने क्लासेस में समझ चुके हैं। तो इस केस में इसलिए हम वन टेल्ड वैल्यू जहां पे दिया है 0.05 उस कॉलम में देख रहे हैं, और वहां देखने पे हमारी वैल्यू आ रही है 1.711। आपने जो टी निकाला था उसकी वैल्यू थी 10, जो इससे काफी बड़ी आ रही है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। अदर वर्ड्स में कहें तो हमारा सेल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है ट्रेनिंग के बाद, मतलब ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही। ये हमारा इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कौन सा टी टेस्ट लगाना है ये नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के खुद समझना है कि कौन सा टी टेस्ट लगेगा और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एक रिसर्चर है जो ये हाइपोथेसिस लेके चल रहा है कि लेटरल हेबेन्यूला जो पार्ट है ब्रेन का, उसको अगर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करेंगे रैट्स में तो उनका फूड इंटेक घट जाएगा, वो जितने चॉकलेट चिप्स खा रहे हैं उनका संख्या घट जाएगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया रिसर्चर ने कि स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी करके इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया ब्रेन में, ताकि जब भी हमें स्टिमुलेट करना हो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना हो, हम इलेक्ट्रोड के जरिए दे सकें। और इस ऑपरेशन के बाद 10 दिन रिकवर करने दिया गया रैट्स को। जब वो ठीक हो गए तो फिर काउंट किया गया कि 10 मिनट में कितना चॉकलेट चिप्स रैट्स खा रहे हैं। जब स्टिमुलेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकली ब्रेन को तब कितना खा रहे हैं, और जब नहीं किया जा रहा है तब कितना खा रहे हैं। और यहाँ पे डाटा दोनों कंडीशन में रैट्स का दिया हुआ है कि कितनी कितनी संख्या वो लोग चॉकलेट चिप्स खा रहे हैं, स्टिमुलेशन के कंडीशन में और नो स्टिमुलेशन के कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको जो एप्रोप्रिएट टी टेस्ट हो वो लगाना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, यहाँ पर एक फार्मिंग कंपनी है जिसने एक नया फर्टिलाइजर बनाया हुआ है। तो जो उर्वरक नया इन्होंने बनाया है उनको चेक करना है कि जो क्रॉप्स की यील्ड है, जो पैदावार हो रही है, उसको इम्प्रूव कर रहा है ये उर्वरक या नहीं, ये इनको टेस्ट करना है। पुराने डेटा से पता चलता है कि जिस फार्म में वो टेस्ट कर रहे हैं उस फार्म में 20 टन प्रति एकड़ की उपज थी पहले, जब ये फर्टिलाइजर यूज नहीं होता था तब। उन्होंने सोचा कि अब ये नया फर्टिलाइजर जो है ये हम कुछ फार्म्स पे टेस्ट करेंगे, और नया उन्होंने देखा 20.175 टन पर एकड़ की उपज हो रही है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.02 टन, और 12 फार्म्स के लिए इन्होंने ये चीज टेस्ट की। क्या ये नया फर्टिलाइजर वर्क कर रहा है, ये आपको पता करना है। टी टेस्ट लगा के उसको इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आते हैं। एक रिसर्च स्टडी है जिसमें यंग एडल्ट्स और ओल्ड एडल्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है उनके लाइफ सेटिस्फैक्शन के स्कोर्स पर। तो इसमें 10 ओल्ड एडल्ट्स को लिया गया, मतलब 70 साल से एजेड पीपल, और 10 यंग लोगों को लिया गया जो 20 से 30 साल के थे। उनको लाइफ सेटिस्फैक्शन टेस्ट दिया गया और उस टेस्ट के स्कोर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी अप्रोप्रिएट टी टेस्ट हो वो लगा के आपको रिजल्ट्स निकालने हैं और इंटरप्रेट करना है। अब आ जाते हैं कि SPSS में आप ये सारे टेस्ट किस तरह करेंगे। तो पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट के लिए। मान लीजिए एक रिसर्चर है जो ये देखना चाहता है कि क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट का उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल पर कितना फर्क पड़ रहा है। और दो मेथड इन्होंने लिए कि एक्सरसाइज करना और डाइट कंट्रोल करना, ये दो मेथड इन्होंने लिया और देखना चाह रहे हैं कि क्या इन दोनों ग्रुप्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल में डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इन्होंने कुछ ओवरवेट लोगों को लिया और उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कैलोरी कंट्रोल डाइट दिया बिल्कुल, और ग्रुप 2 को एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाया। उसके बाद इन्होंने उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंपेयर किए, डाटा लिया, और अब आपको बताना है, चेक करना है SPSS में इसको करके कि टी टेस्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, क्या कोई एक ट्रीटमेंट दूसरे से बेटर था या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नाम रख देंगे मान लीजिए ट्रीटमेंट, और उसमें दो कैटेगरीज बना देंगे, एक बोल देंगे डाइट ग्रुप, एक को बोल देंगे एक्सरसाइज ग्रुप। डाइट ग्रुप को मान लीजिए 1 हमने नंबर दे दिया, एक्सरसाइज ग्रुप को 2 दे दिया, और दूसरा एक बना लेंगे वेरिएबल जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कोलेस्ट्रॉल नाम से, जहां पे कोलेस्ट्रॉल की कितनी रीडिंग आई वो हम वहां पे मेंशन कर देंगे। अब टी टेस्ट लगाने के लिए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए आप पहले जाएंगे एनालाइज में, उसमें ऑप्शन आता है कंपेयर मीन्स, जिसमें
साइड ड्रॉप डाउन जो खुलेगा उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इस तरह का बॉक्स दिखेगा इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का। ऊपर देखिए जो बड़ा बॉक्स है वहां लिखा है टेस्ट वेरिएबल्स, मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इस बॉक्स में डाला जाएगा। नीचे लिखा है ग्रुपिंग वेरिएबल, जो वेरिएबल ग्रुप्स डिवाइड कर, मतलब ट्रीटमेंट वाला आपका जो है आपके केस में, क्योंकि उसमें दो ग्रुप्स हैं, डाइट ग्रुप और एक्सरसाइज ग्रुप, तो ग्रुपिंग वेरिएबल जो है वो यहाँ डाला जाएगा। तो आप जैसे पहले करते आए एरोज की मदद से आपने ये दोनों चीजें डाल दी। जब आप ग्रुपिंग वेरिएबल में एक वेरिएबल डाल देंगे तब आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन मार्क बन के आ गया, और नीचे डिफाइन ग्रुप्स नाम का जो बॉक्स है जो पहले फेडेड था, एक्टिव नहीं था, अब वो एक्टिवेट हो गया। अब आप उसको क्लिक करेंगे, डिफाइन ग्रुप्स नाम के बॉक्स को, उसको क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का बॉक्स खुलेगा जहां पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की वैल्यू मांग रहा है। तो हमने ग्रुप 1 को 1 बोला था और ग्रुप 2 को 2 डिनोट किया था, तो वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देते हैं। ग्रुप 1 के लिए 1 मेंशन कर देते हैं, ग्रुप 2 के लिए 2। याद रखिए अगर आपके पास 2 से ज्यादा ग्रुप मान लीजिए आपके डेटा टेबल में है, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1, 2, 3 का डेटा आपके पास है और आपको ग्रुप 1 और 3 को कंपेयर करना है, क्योंकि टी टेस्ट में तो हम 2 ही ग्रुप एक बार में कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ग्रुप 1 एंड 3 को कंपेयर करना है, तो जहां पे ये वैल्यूज मांग रहा है ग्रुप 1 की वैल्यू हम 1 डाल देंगे, ग्रुप 2 में हम वैल्यू 3 डाल देंगे, तो समझ जाएगा कि इन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना है। फिर आप कंटिन्यू बटन क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा जो इस तरह से दिखेगा आउटपुट। पहले बॉक्स में देखिए आपका एन दिया हुआ है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे बाकी जो हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे उसमें भी दिया हुआ था। नीचे देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का बॉक्स बना हुआ है। इसमें देखिए लेफ्ट में लिखा है कोलेस्ट्रॉल, जिसके सामने 2 चीजें लिखी हैं, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड। ध्यान दीजिए कि अजम्पशंस जो थे टी टेस्ट के उसमें था कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वाला जो था कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए स्कोर्स का दोनों ग्रुप्स में। लेकिन टी टेस्ट जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, रोबस्ट टेस्ट है। अगर वेरिएंस का जो अजम्पशन है ये वायलेट भी होता है, नहीं भी पूरा हो रहा है, तो भी टी टेस्ट लगता है, लेकिन वो अपने उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करता है उसमें। और ये आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है कि नहीं, जो कि अजम्पशन है, तो लेबनीज टेस्ट से ये चेक होता है, जो आपको उसके नेक्स्ट कॉलम में दिखा रहा है, लेबनीज टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंस देखिए सेफ वैल्यू का, तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.199। सिग्निफिकेंट जब नहीं होता है लेबनीज टेस्ट, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप में वेरिएंस इक्वल है। अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाता तो मतलब होता कि वेरिएंस इक्वल नहीं है, और उस केस में हम दूसरी वाली वैल्यू देखते। तो पहले रो में हमारी जो डाटा सब दिया हुआ है, टी, डीएफ और सिग्निफिकेंस की वैल्यूज, ये सब दिया हुआ है पहले रो में इक्वल वेरिएंस जब अज्यूम हो रहा हो, जब ये अजम्पशन पूरा हो रहा हो। हमारा लेबनीज टेस्ट की जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों ग्रुप में जो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है वो मौजूद है, ये अजम्पशन पूरा हो रहा है। तो हम पहला रो देखेंगे डेटा का। अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई होती लेबनीज टेस्ट की, तो इसका मतलब होता कि इक्वल वेरिएंस नहीं है दोनों ग्रुप का, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तभी रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता, ये अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा होता टी टेस्ट के लिए, तो जो नीचे वाला रो है इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, वो वाला हम कॉलम देखते हैं और वो वैल्यूज रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल बाकी सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं दोनों रोज में, सिर्फ डीएफ की वैल्यू बदली है। जहां पे इक्वल वेरिएंस अज्यूम नहीं हो रहा है वहां डीएफ की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू उस रो में जहां पे इक्वल वेरिएंस अज्यूम हम कर रहे हैं। तो इस केस में हम पहली वाली रो का डाटा लेंगे, क्योंकि वेरिएंसेस इक्वल हैं, क्योंकि डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट नहीं आया है लेबनीज टेस्ट के हिसाब से। तो पहला वाला हम रो देखेंगे और उसके हिसाब से अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखिए तो 0.971 है, मतलब हमारा रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अगर आपको करना हो एसपीएसएस में, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए एक ग्रुप है स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स का, 20 लोग हैं इस ग्रुप में, और उन्होंने 12 वीक की ट्रेनिंग की है अपना लॉन्ग जंप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ कि नहीं, इसके लिए 12 हफ्ते जो उनको ट्रेनिंग दी गई उसके पहले इनका स्कोर लिया गया था लॉन्ग जंप का, और 12 वीक ट्रेनिंग देने के बाद फिर से स्कोर लिया गया। तो हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं एसपीएसएस में, एक का नाम रख सकते हैं जंप 1, दूसरे का नाम रख सकते हैं जंप 2। जंप 1 में ट्रेनिंग के पहले का जो स्कोर था वो हम डाल देंगे, जंप 2 में ट्रेनिंग के बाद का जो स्कोर आया वो डाल देंगे। फिर हम जाएंगे एनालाइज में,
कंपेयर मीन्स वाले बॉक्स में जाएंगे और उसमें ड्रॉप डाउन जो आएगा उसमें पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट चुन लेंगे। इस तरह का बॉक्स खुलेगा आपके पास। इसमें आप क्या करेंगे, जंप 1 एंड जंप 2 ये दो डेटा है जो आपको कंपेयर करना है, तो आप दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ एरो दबाएंगे और वो उस साइड में दूसरे तरफ के बॉक्स में पेयर्ड वेरिएबल्स वाले बॉक्स में चले जाएंगे। साथ में सिलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट दबा के अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप सिंगल भी कर सकते हैं। पहला जंप 1 सिलेक्ट कीजिए, एरो दबाइए तो वेरिएबल 1 के नीचे जंप 1 चला जाएगा, फिर जंप 2 क्लिक करिए और एरो जो है ट्रांसफर वाली वो दबाइए तो वेरिएबल 2 के नीचे चला जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं माउस से, जंप 1 पे क्लिक करके उसको दबाए हुए बटन माउस का ड्रैग करिए वेरिएबल 1 के नीचे तो वो वहां पर चला जाएगा। तो तीनों ही तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। याद कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा कि यहाँ पे जो ये पेयर्ड वेरिएबल्स का बॉक्स बना हुआ है इसके बगल में देखिए कुछ एरोज आपको दिखा रहे हैं, अपर एरो है, एक डाउन एरो है और एक साइडवेज दोनों तरफ दिखा रहा है। ये एरोज किस लिए है कि पेयर्ड वेरिएबल्स वाले बॉक्स में अगर आपके पास और भी वेरिएबल्स हैं उनको ऊपर नीचे आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पेयर 1 दिखा रहा है, पेयर 2 में आपके पास अभी कुछ नहीं, कोई दूसरा पेयर आप नहीं कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए होता और उस पेयर को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं पहले वाले को नीचे, तो इन एरोज की मदद से हम वो कर सकते हैं। और ये जो बाई डायरेक्शनल एरोज के नीचे बनी हुई है ये किस लिए है कि एक पेयर में जो दो वेरिएबल्स हैं उनको आप इंटरचेंज करना चाहें, जैसे जंप 1 की जगह आप जंप 2 करना चाहें और जंप 1 चाहे कि वेरिएबल 2 के नीचे चला जाए तो इस एरो से आप कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, तो ये आप एरो की मदद से ये चीजें कर सकते हैं। और ये आपने कर दिया इतना, उसके बाद आप ओके क्लिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। पहला बॉक्स वही है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एन की वैल्यूज दी हुई हैं। दूसरा बॉक्स देखिए, पेयर सैंपल कोरिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि पेयर्स हैं चीजों के, तो कोरिलेशन का भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दिया है। तीसरा जो है हमारे इंटरेस्ट का बॉक्स जो है टी टेस्ट का, यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और लास्ट 3 कॉलम्स देखिए तो टी की वैल्यू, डीएफ और सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। ध्यान दीजिए कि 40 लोगों का डाटा अगर हमारे पास है तो उसमें से डीएफ 1 माइनस कर दिया तो 39 डीएफ हमारा आ जाता है यहाँ पे, तो ये चीज है। और सिग्निफिकेंस देखिए तो 0.130 आ रहा है, तो सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे रिजल्ट का, हमारा टी टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि 0.05 से कम नहीं है ये वैल्यू। इसका मतलब कि ट्रेनिंग जो दी गई उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आया परफॉर्मेंस पे, लॉन्ग जंप के परफॉर्मेंस पे। अब आते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। तो वन सैंपल टी टेस्ट हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर है जो कोई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन स्टडी करना चाहता है, लेकिन उसके पहले वो पेशेंट्स का डिप्रेशन लेवल, अपने पार्टिसिपेंट्स का डिप्रेशन लेवल चेक करना चाहता है, और उसने माना हुआ है कि 4 कोई टेस्ट वो यूज करता है डिप्रेशन के लिए, और अगर 4 का स्कोर आता है तो नॉर्मल लेवल ऑफ डिप्रेशन है, अगर कम स्कोर आ रहा है तो लेस डिप्रेशन, ज्यादा है तो हायर डिप्रेशन। तो 40 पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने लिया अपने स्टडी के लिए, सबका डिप्रेशन स्कोर निकाला, जो कि स्कोर आप डेप्थ अंडरस्कोर स्कोर करके वेरिएबल व्यू में बना सकते हैं एसपीएसएस के। ध्यान दीजिए, स्पेस हम नहीं दे सकते, अंडरस्कोर दे सकते हैं, स्पेस एसपीएसएस नहीं कंसिडर करता है, तो नेमिंग में आप स्पेस नहीं दे पाएंगे। अगर आपको डिटेल में क्लियर कट किसी को समझाने के लिए चीज लिखना है तो जो लेबल वाला कॉलम होता है वहां आप क्लियरली लिख सकते हैं डिप्रेशन स्कोर्स, तो रिजल्ट जो आएगा, आउटपुट आएगा, उसमें डिप्रेशन स्कोर्स लिख कर आएगा। ठीक है, तो इनका जो 40 लोगों का स्कोर आया, अब ये रिसर्चर जानना चाहते हैं कि क्या वो नॉर्मल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन के जैसा ही मीन आ रहा है, जो कि 4 है उनका, तो इनका क्या एवरेज 4 आ रहा है, उसके क्लोज आ रहा है, तो सेम है नॉर्मल पॉपुलेशन जैसा ही, या उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिप्रेशन का लेवल है इनके पार्टिसिपेंट्स का। तो ये देखने के लिए हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि एक ही सैंपल है और हमने एक ही बार उनका डेटा लिया हुआ है। तो आपने डिप्रेशन स्कोर का डेटा पूरा एंटर कर दिया। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें है क्योंकि वन सैंपल है और एक ही टाइम डेटा लिया गया है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे और सारी वैल्यूज हम डाल देंगे। फिर एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स, और उसमें फिर वन सैंपल टी टेस्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, अपना वेरिएबल आप राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे ऐसे। ध्यान दीजिए, नीचे टेस्ट वैल्यू का एक कॉलम है, यहाँ पे वो वैल्यू मांगेगा, वो क्राइटेरियन मांगेगा जिसके अगेंस्ट आपको अपना कंपैरिजन करना है अपने ग्रुप के मीन का। तो यहाँ पे 4 जो था नॉर्मल स्कोर डिप्रेशन का, उससे हमें कंपेयर करना था, तो हमने यहाँ पे 4 वैल्यू एंटर कर दी।
अब हम ओके क्लिक करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। पहला बॉक्स वही है जहां मीन, एन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं। नीचे देखिए वन सैंपल टेस्ट जो है उसमें टेस्ट वैल्यू दिखाई हुई है 4 है। टी की वैल्यू आ रही है 13.258, डीएफ है यहाँ 39 क्योंकि 40 का डेटा था, -1 करेंगे तो 39। सिग्निफिकेंस देखिए हाईली सिग्निफिकेंट है, 0.000 आ रहा है, इसका मतलब P इज लेस देन 0.0001, तो काफी सिग्निफिकेंट ये आ रहा है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है उनका डिप्रेशन का स्कोर नॉर्मल पॉपुलेशन के मीन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट अगर आप जानना चाहें, कम है या ज्यादा है, तो मीन कंपेयर कर लीजिए। आप 4 से कंपेयर कर रहे थे, मीन 4 था पॉपुलेशन का, और यहां पर आपका मीन आ रहा है ऊपर के बॉक्स में आप देखिए 41.96, काफी ज्यादा। तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है उनका मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है पॉपुलेशन मीन से, और हाइयर है, उनका डिप्रेशन स्कोर काफी हाई है, ये पता चलता है। थैंक यू।